अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर लिटरेचर मास्टर में आप लोग का वेलकम। और डॉल्स हाउस बाय हेनरिक इब्सन की थीम्स को आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी समरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थीम्स में सबसे पहले हमारे पास थीम है मटीरियलिज्म की। मटीरियलिज्म की थीम हमें पूरे प्ले में नज़र आती है और बहुत सारे कैरेक्टर्स इस थीम को प्रेजेंट करते हैं। जैसे टॉरवर्ल्ड ये सोचता है कि मटीरियल गेन ही सब कुछ है, चाहे वो बिजनेस लाइफ में हो या मैरिज लाइफ में हो, उसे फाइनेंशियल गेन ही सब कुछ लगता है। उसके अलावा नोरा भी ये सोचती है कि अगर मैं अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को मटेरियल कंफर्ट प्रोवाइड कर दूं तो मैं उनका दिल जीत सकती हूं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, जो कि प्ले के लास्ट में नोरा को भी पता चल जाता है और टॉरवर्ल्ड को भी पता चल जाता है। उसके अलावा क्रिस्टीन लिंडे जो है वो भी क्या करती है, मटेरियल गेन की खातिर अपने प्यार को यानी क्रॉकस्टेड को छोड़ देती है और एक ऐसे बंदे के साथ शादी कर लेती है जिसके पास पैसा होता है, ताकि वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके। उसके बाद थीम है कन्वेंशनल मैरिज। कन्वेंशनल मैरिज का मतलब कदीम ज़माने की जो शादियाँ थी, वो शादियाँ कैसी थी? उन शादियों में जो शौहर था वही सब कुछ होता था और बीवी की ना सुनी जाती थी ना ही मानी जाती थी, और उसको डांटा जाता था, बुरा भला कहा जाता था और उसके साथ किसी किस्म का अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह की शादी हमें नज़र आती है। टॉरवर्ल्ड नोरा को बहुत ज़्यादा डांटता है जब वो थोड़े से ज़्यादा पैसे खर्च करती है या उसके अलावा कोई ऐसा और काम करती है, तो वो उसे बहुत ज़्यादा डांटता है और बुरा भला कहता है, और वो उससे इतना डरती है कि फोर्जरी का भी नहीं बता पाती। लव की थीम बहुत बंदों के साथ रिलेट करती है, जिनमें क्रॉकस्टेड, नोरा और क्रिस्टीन लिंडे आते हैं। जबकि नोरा का जो लव है वो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा नज़र आता है, क्योंकि वो अपने लव की खातिर, जो अपना शौहर है उससे वो प्यार करती है, उसके खातिर वो सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाती है, ताकि उसकी जो रिस्पेक्ट है या उसकी जो रेपुटेशन है वो कम ना हो। तो ये क्या है? ये प्यार है नोरा का टॉरवर्ल्ड के लिए। फिर है डिसीट कहते हैं फरेब को। फरेब की थीम हमें हर जगह पे नज़र आती है। जो क्रॉकस्टेड है उसके साथ भी हमें नज़र आती है, जो नोरा है उसके साथ भी हमें नज़र आती है, क्योंकि नोरा ने एक किस्म का फरेब किया होता है, झूठ बोला होता है, फॉर्जरी की होती है जब उसने वो दस्तखत किए होते हैं अपने जो फादर है उसके नाम के, और वो टॉरवर्ल्ड को नहीं बताती, उसके अलावा किसी और को भी नहीं बताती, सिर्फ क्रॉकस्टेड को पता होता है। और क्रॉकस्टेड ने भी फरेब किया होता है टॉरवर्ल्ड के साथ बैंक में, और उसने भी फॉर्जरी की होती है। इसी तरह बाकी जो कैरेक्टर्स हैं वो भी कोई ना कोई बात छुपा रहे होते हैं एक दूसरे से। फिर है रेवलेशन की थीम यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें 3 चीज़ों की रेवलेशन होती है। फर्स्ट जो टॉरवर्ल्ड है उसकी, कि वो कितना प्यार करता है नोरा से या कितनी वो उसे चाहता है, लेकिन हमें लास्ट में पता चलता है कि ना वो उसे चाहता है ना उसे प्यार करता है, सिर्फ वो लोगों को दिखाने के लिए ये सब करता है। दूसरा, यहाँ पे जो दूसरी रेवलेशन होती है वो होती है फॉर्जरी की, जो कि नोरा की फॉर्जरी होती है। जब जैसे ही हम प्ले को स्टार्ट करते हैं तो हमें प्ले में जाते जाते पता चलता है कि नोरा ने किसी किस्म की फॉर्जरी की थी, और फॉर्जरी क्या थी कि उसने अपने जो फादर थे उसके दस्तखत किए थे और उसके ज़रिए उसने उससे पैसे निकाले थे। और तीसरा, हमें क्रिस्टीन लिंडे और क्रॉकस्टेड के बारे में पता चलता है कि इनका कोई पुराना अफेयर चल रहा था और फिर ये अलग हो गए थे और अब ये दोबारा से एक हो गए हैं। फिर है करप्शन की थीम रिलेट करती है डॉक्टर रैंक के साथ और नोरा के साथ, क्योंकि ये इनडायरेक्टली करप्शन का शिकार हुए थे, क्योंकि जो नोरा थे उसके फादर भी बहुत ज़्यादा अयाश किस्म के इंसान थे और उसने कुछ ऐसा ख़ास काम नहीं किया था अपनी बेटी के लिए, जिसकी वजह से उसकी जो लाइफ थी वो ख़राब हो गई थी, क्योंकि उसने फॉर्जरी की थी और फॉर्जरी का पता लगने पर टॉरवर्ल्ड से छोड़ सकता था, घर से निकाल सकता था। उसके अलावा डॉक्टर रैंक के जो फादर थे वो भी कुछ इसी किस्म के इंसान थे, बहुत ज़्यादा अय्याश किस्म के इंसान थे और पैसों को उड़ाना और अयाशी वगैरह करना ये उनका मामूल था, जिसकी वजह से डॉक्टर रैंक को बहुत ज़्यादा मोहलिक बीमारी हो गई थी, जो थी ट्यूबरकुलोसिस, जिसकी वजह से वो मरने के करीब थे, यानी बस मरने वाले थे। फिर है इंडिविजुअल्स वर्सेस सोसाइटी। यहाँ पे इंडिविजुअल नोरा को रिप्रेजेंट किया गया है और जो सोसाइटी है वो वहाँ की सोसाइटी को रिप्रेजेंट किया गया है, कि कितनी स्ट्रगल की नोरा ने सोसाइटी से अपने आप को और अपने शौहर को बचाने के लिए, ख़ासकर अपने शौहर को बचाने के लिए, ख़ुद को बचाने के लिए नहीं, क्योंकि वो ये समझती थी और ये बात थी भी वैसे ही कि अगर लोगों को पता चले उसकी फॉर्जरी का तो उनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट होगी और उसका जो शौहर है वो बहुत ज़्यादा बदनाम होगा और लोग उसे बहुत बुरा भला कहेंगे। तो ये एक किस्म की फ़ाइट थी सोसाइटी वर्सेस इंडिविजुअल के बीच में, जो नोरा अकेली सबके साथ लड़ रही थी। जो उसने लास्ट में फ़ैसला किया था सुसाइड का, वो भी इसी वजह से ही किया था, क्योंकि वो सोसाइटी से लड़ना चाहती थी और अपना जो शौहर है उसको बचाना चाहती थी। फिर है सेक्रीफाइस ऑफ वुमेन की थीम भी वही, नोरा की सेक्रीफाइस जो थी वो उसने क्या किया था, ख़ुद
जहर खाकर ख़ुदकशी करने की कोशिश करने का सोचा था, ताकि उसका जो शौहर है टॉरवल्ड, उसे किसी किस्म की जो बेइज्जती है या ज़िल्लत है वो फेस ना करनी पड़े, वो बदनाम ना हो। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस था जो कि टॉरवल्ड ने नहीं माना था, और इसी तरह जो नोरा थी वो उसे छोड़ के चली गई थी। फिर है मनी एंड वर्क। यहाँ पे मनी की जो पावर है वो दिखाई गई थी। आपको पता है कि टॉरवल्ड यहाँ पे कमाता था और नोरा नहीं कमाती थी। इसी वजह से टॉरवल्ड जो था वो उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता था, उसे डांटता था। क्यों? क्योंकि वो पैसा कमाता था और वो पैसा नहीं कमाती थी। वो काम करता था, वो काम नहीं करती थी। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जो काम करता है जो इंडिविजुअल, वो उस इंडिविजुअल पर बहुत ज़्यादा जुल्म और जबर करता है जो काम नहीं करता। वो उस पर अपने आप को इम्पोज करने की कोशिश करता है, अपने आप को सुपीरियर समझता है और उसे इन्फीरियर समझता है। और विक्टोरियन सोसाइटी में जो फीमेल थी, जो वुमेन थी, उसे बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जाता था, बहुत ज़्यादा दबाया जाता था। उसे जॉब भी नहीं मिलती थी, अगर मिल जाती तो उसे बहुत ज़्यादा कम पैसों की जॉब मिलती थी एज़ कम्पेयर टू मैन। फिर है रिस्पेक्ट एंड रेपुटेशन। यहाँ पे रिस्पेक्ट एंड रेपुटेशन की थीम बहुत ज़्यादा आम है, हमें हर जगह नज़र आती है। जो नोरा की फीलिंग्स है उससे भी हमें पता चलता है, और क्रिस्टीन लिंडे के साथ इसकी जो बातचीत है उससे भी हमें पता चलता है। इसकी और क्रॉकस्टेड की जो बातें हैं उससे भी हमें पता चलता है कि अगर ये बात जो फॉर्जरी की है वो रिवील हो जाती तो क्या होता। और इस वजह से नोरा ने ये बात छुपाने के लिए, ताकि ये किस्सा ही ख़त्म हो जाए, सुसाइड करने की कोशिश की, ताकि जो रेपुटेशन है और जो रिस्पेक्ट है टॉरवल्ड की वो बरकरार रह सके और उसको किसी किस्म की बदनामी का सामना ना करना पड़े। फिर है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, कि बंदे की अपीयरेंस कैसी होती है और उसकी रियलिटी कैसी होती है। जैसे स्टार्ट में हमें पता चलता है कि जो नोरा है वो चाइल्डिश सी लड़की है और बेवकूफ़ाना हरकतें करती है, बच्चों वाली हरकतें करती है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती है, एक बेवकूफ़ किस्म की लड़की है, जबकि ये उसकी रियलिटी नहीं हो। जब हम प्ले में आगे मूव करते हैं तब हमें पता चलता है कि नोरा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदी है, बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा मजबूत इरादों वाली है। और स्टार्ट में हमें क्रॉकस्टेड का पता चलता है कि क्रॉकस्टेड बहुत ही ज़्यादा ईवल किस्म का बंदा है और ब्लैकमेलिंग वगैरह करता है, लेकिन लास्ट में हमें पता चलता है कि वो ऐसा नहीं है। और टॉरवल्ड का हमें पता चलता है कि स्टार्ट में वो क्या करता है, प्यार करता है अपनी बीवी के साथ, उसे नामों से बुलाता है और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रीट करता है, लेकिन लास्ट में हमें पता चलता है कि वो ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि वो सिर्फ शो करने के लिए, दिखाने के लिए ऐसा सब कुछ करता था। फिर है मैस्कुलिनिटी। मैस्कुलिनिटी की थीम भी वही कि यहाँ पे मैस्कुलिन जो थे, जो जेंडर था, जो मेल जेंडर था, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट था, जिसकी वजह से जो फीमेल जेंडर था वो इतनी सप्रेस थी, इतनी ज़्यादा टेंशन में थी कि उसने ख़ुदकशी करने का सोचा था। फिर है अपब्रिंगिंग चिल्ड्रन। अपब्रिंगिंग चिल्ड्रन का मतलब कि अपने बच्चों को किस तरह बड़ा करना है, किस तरह परवरिश करना। नोरा अपने बच्चों के लिए खिलौने लेकर आती, उसके लिए उसने आया का इंतज़ाम किया था जिसका नाम एनी मैरी था, लेकिन वो उसे टाइम नहीं देती थी। वो उसके पास ये टाइम था कि वो अपने शौहर के पास बैठ जाती, उसके पैसे खर्च करती। उसे अपने शौहर के साथ बातें करने का टाइम था, लेकिन अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं था। उसका जो शौहर था उसके पास इतना टाइम था कि वो नोरा पे तनकीद करता, उसे डांटता, उसे नामों से पुकारता, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपने बच्चों के लिए क्या करते, थोड़ा सा टाइम निकाल के उनके साथ बातें करते और उनको प्यार मोहब्बत से बड़ा करते। फिर है पेरेंटल ऑब्लिगेशन। पेरेंटल ऑब्लिगेशन कहते हैं ज़िम्मेदारियों को। अब यहाँ पे पेरेंट्स की ज़िम्मेदारियों में नोरा के पेरेंट्स की ज़िम्मेदारियाँ, डॉक्टर रैंक के पेरेंट्स की ज़िम्मेदारियाँ और बजाते खुद नोरा के बच्चों के पेरेंट्स की ज़िम्मेदारियाँ आती हैं। नोरा के जो पेरेंट्स थे, यानी उसके जो फादर थे, उसने उसके लिए कुछ नहीं जोड़ा था, जिसकी वजह से उसे फॉर्जरी करनी पड़ी और फेक दस्तखत करके पैसे निकालने पड़े। ये उसके फादर की ज़िम्मेदारी थी कि वो उसके लिए पैसा छोड़ता, लेकिन उसने उसके लिए नहीं छोड़ा था, जो उसे बार बार टॉरवल्ड याद भी दिलाता कि तुम्हारा जो बाप है वो अयाशी करता होगा, लेकिन यहाँ पे अयाशी वगैरह नहीं चलती। डॉक्टर रैंक के जो पेरेंट थे, यानी उसका जो फादर था, उसे नहीं चाहिए था कि वो ऐसी हरकतें करता जिसकी वजह से उसका जो बेटा है वो उसे सफ़र होता, जिसकी वजह से उसे ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी हुई और वो मरने के करीब था। उसके अलावा जो नोरा के बच्चों के पेरेंट्स थे, यानी नोरा और टॉरवल्ड जो थे, उनकी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ थी कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखे, उन्हें पढ़ाए लिखाए, उन्हें मोहब्बत से बड़ा करे, लेकिन वो ये नहीं करते थे। उसके अलावा एनी मैरी जो थी, उसकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपने बच्चों को टाइम दे, अपने बच्चों का ख्याल रखे, लेकिन वो अपने बच्चों के बजाय नोरा के बच्चों का ख्याल रखती। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।